Hello everyone, welcome to my channel Wisdom World NS. So guys, लक्ष्मीकांत की सीरीज का आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो खासियतें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी हैं, राइट. हालांकि हम सब जानते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज जो थी वर्ल्ड की, वहां से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो की, ठीक है. बट बोरो के सेंस में किया है कि हमने उन प्रोविजंस को देख के अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली इन फीचर्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया है, ठीक है. इस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है दूसरी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से वेरी करता है. इसके अलावा हम अगर देखें, हमें पता है कि जो ओरिजिनल फीचर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको अडॉप्ट किया गया था 1949 में, उनमें बहुत सारी चेंजेस आई थी, बहुत सारी अमेंडमेंट्स की गई हैं. अब ये जो बहुत सारी अमेंडमेंट्स की गई थी, इनमें अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो अमेंडमेंट हुई है, अभी तक की बहुत सारी अमेंडमेंट हो चुकी हैं, ठीक है ना. टाइम टू टाइम जब भी गवर्नमेंट को लगता है, पार्लियामेंट को लगता है कि हमें कानून में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तो उसमें लिए वो क्या करते हैं, प्रीवियस लॉ में अमेंडमेंट कर देते हैं, चेंजेस ला देते हैं, ठीक है. देन द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, तो जो 42nd 1976 की अमेंडमेंट हुई थी, उसको क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. क्या कहा जाता है उसको, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है अबाउट रिगार्डिंग द 42nd अमेंडमेंट एक्ट और 44th अमेंडमेंट एक्ट, राइट. तो इसके अलावा बहुत सारी है, 73rd है, 74th है, 101 है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट है. बट जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे, और जो इम्पोर्टेंट और लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस कहाँ पे आई थी, जो इम्पोर्टेंट हिस्से थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अंदर. इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट केस हुआ है, ठीक है, दैट इज नोन एज द केशवानंद भारती केस 1973, ठीक है. ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द, जब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है. तो इस केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट पावर है पार्लियामेंट की, यानी कि पार्लियामेंट के पास जो पावर है लॉज बनाने की, जो अमेंडमेंट करने की अंडर आर्टिकल 368, वो पार्लियामेंट को अलो नहीं करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाए. तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाए. तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, नॉट डिक्लेयर्ड, क्लियरली उसमें मेंशन नहीं है, बट टाइम टू टाइम कुछ चीज़ें जो है इसमें ऐड ऑन कर दी गई हैं, जैसे जुडिशियल रिव्यू है, या फिर हम बोल सकते हैं कि राइट टू लाइफ है हमारा, ठीक है. तो बेसिक स्ट्रक्चर, जब सॉवरेनिटी की बात करते हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं हिला सकते. कौन नहीं हिला सकता, पार्लियामेंट जो है उसमें चेंजेस नहीं ला सकता अंडर आर्टिकल 368, ठीक है. अब इसके फीचर्स देख लेते हैं फटाफट से. सबसे पहला फीचर है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वहां पे हमने एग्जांपल देखी थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रिटन और अनरिटन के होने के साथ साथ क्या है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है. क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, इलेबोरेटिव, डिटेल डॉक्यूमेंट है. ओरिजिनली देखें तो ओरिजिनली इसमें क्या था, 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है. तो ये क्वेश्चन यहीं से फ्रेम हो जाता है बेटा, कि चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड अ प्रीएम्बल, 395 articles divided into 22 parts and 8 schedules, right. But presently it consists of a preamble, about 470 articles divided into 25 parts and 12 schedules, right. अब ये जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी, यहीं से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है स्टेटमेंट के लिए भी, और मतलब एक वन वर्ड वन लीनियर क्वेश्चन में भी और स्टेटमेंट्स बाय क्वेश्चन में भी. क्वेश्चन कैसे आएगा, द ओरिजिन इज द preamble is the preamble is the part of the original constitution. Is preamble a part of the original constitution, ठीक है. देन स्टेटमेंट सेकेंड आ जाएगी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स.
राइट। थर्ड में हो सकता है, पूछा जा सकता है कि द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड अ प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट के लिए पूछा जा सकता है और इनकरेक्ट के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है, नीचे ऑप्शंस में दिया गया होगा। सेम कंडीशन हो सकती है, कुछ ऑप्शंस में स्टेटमेंट्स में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेटमेंट्स होंगे, कुछ में प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेटमेंट्स होंगे, तो वो हमने याद रखना है। तो आज के टाइम पे हमें कितने पार्ट्स देखते हैं, 25 पार्ट्स हैं हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में, 12 शेड्यूल्स हैं और 470 आर्टिकल्स हैं। अब क्वेश्चन राइज अप होता है कि ये इतने सारे आर्टिकल्स कैसे बन गए। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं तो न्यू आर्टिकल्स इसमें क्या करते रहते हैं, एड ऑन करते रहते हैं, और टाइम टू टाइम, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फ्लेक्सिबल भी है और कुछ उसमें रिजिड फीचर्स भी हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये सारी चीजें, ये आर्टिकल्स जो है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है, नंबर ऑफ पार्ट्स जो है, शेड्यूल्स जो है, वो क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। अब बहुत सारी अमेंडमेंट हुई है 1951 के बाद, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज हुई थी, वो क्या था, 20th आर्टिकल जो था और 1 पार्ट, यानी कि पार्ट 7 जो था उसको डिलीट कर दिया गया और 95 आर्टिकल्स जो थे उसमें ऐड किया गया, ठीक है। 4 पार्ट्स ऐड किए गए, जिसमें 4A, 9B, 9A, 9B एंड 14A, ठीक है, और 4 शेड्यूल्स भी ऐड किए गए हैं, दैट इज 9, 10, 11 एंड 12। तो अब कोई पूछ भी ले आपसे, जनरली भी कोई पूछ ले कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कौन से शेड्यूल ऐड हुए थे, ठीक है, तो 9, 10, 11 और 12 ये बाद में ऐड हुए हैं, ठीक है, राइट, क्योंकि 8 पहले से थे, 9, 10, 11, 12 बाद में आए, ठीक है। 4 पार्ट्स कौन से ऐड हुए हैं, 14A, 9A, 9B एंड, हाँ, ठीक है, एंड देन द 14th। उसके बाद हम देखते हैं पार्ट्स इंपॉर्टेंट आर्टिकल शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड इन द टेबल। तो ये हमें इतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हमने देखना है 4 फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द एलिफेंटाइज साइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बोलता है वो 4 चीजें ऐसी क्या है जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतना बड़ा हुआ है, ठीक है। हमने फर्स्ट फीचर क्या देखा, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सबसे पहले फीचर, तो सबसे पहले देखते हैं कि वो क्या कारण रहे थे जिसकी वजह से ये लेंथीएस्ट बना, दैट इज द वन इज द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। अब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारी कंट्री जो है बहुत बड़ी है और उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज है, ठीक है। डाइवर्सिटीज हम बहुत सारी चीजों में देखते हैं अपने एरियाज की। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में देख लो, कोई रीजन अपवर्ड है ज्योग्राफिकली, कोई डाउनवर्ड में जा रहा है, कोई कहीं पे कोई सेमी एरिड है, कोई एरिड है, कोई ज्यादा ह्यूमिडिटी वाला है, मॉइस्चर कंटेनिंग एरिया। तो दैट मीन्स कि जो ज्योग्राफिकल जो कंट्री है हमारी, वास्टनेस जो है कंट्री की और उसकी डाइवर्सिटीज की, ठीक है, फॉरेस्ट एरियाज है, लैंड है, किस तरीके से वो सारी, इसकी वजह से बोलते हैं एक कारण ये था। दूसरा था हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हिस्टोरिकल फैक्टर्स में इन्होंने क्या बोला कि जो इन्फ्लुएंस था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट 1935 का एक्ट लेके आई थी, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, वो काफी एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था, राइट। अब वो बहुत बड़ा था, अब उसी के रिगार्डिंग जो था वो हम लोग इसमें नई नई चीजें ऐड कर थे, कुछ हमने प्रोविजंस वहां से भी उठाए थे, कुछ 1919 के एक्ट से लिए थे, कुछ 1909 से लिए थे। तो इस वजह से भी ये क्या बन गया, लंबा बन गया। देन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। अब तीसरा रीजन क्या था कि ये क्या है, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए, यानी कि हमारी यूनियन के लिए भी और स्टेट्स के लिए भी। देन डोमिनेंस ऑफ लीगल न्यूमरल्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, के बहुत सारे जो थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, वो क्या थे, वो कौन थे, वो लीगल, उनका बैकग्राउंड क्या था, लॉ बैकग्राउंड की वजह से हमें क्या देखने को मिला था कि इसमें बहुत सारी लीगल टर्म्स जो थी वो इसमें इंक्लूडेड हुई थी, ठीक है। तो इसी के साथ हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंटेन्स नॉट ओनली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो सिर्फ फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं रखे गए हैं कि चलाना कैसे कंट्री को, जो गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, बल्कि इसमें पूरे का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस रखे गए हैं। इसके अलावा ये सारे मॉडर्न मैटर्स, वो सारे मसले भी हैं जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होने चाहिए, ठीक है। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन नहीं है कि बना दिया तो उसको छोड़ दिया, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।
फिर 2019 तक की अगर हम बात करें तो जो हमारी स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, उसका क्या था, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था और इसीलिए वजह से वो क्या था, एक स्पेशल स्टेटस एंजॉय कर रहा था बाय द अंडर आर्टिकल 370, ठीक है। अब 2019 में क्या होता है, ये जो स्पेशल स्टेटस जो है इसको खत्म कर दिया जाता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा, जिसको कहा जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, ठीक है। तो इस जो प्रेसिडेंट जो है वो एक ऑर्डर निकालते हैं जिसको ये कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। इस ऑर्डर के थ्रू क्या होता है, जो अर्लियर जो ऑर्डर था दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 का, उसको क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है और सस्पेंशन के साथ साथ जो स्पेशल स्टेटस भी था हमारे पास जम्मू कश्मीर के लोगों के पास, उनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। एंड देन द 2019 order extended all the provisions of the constitution of India to Jammu and Kashmir also। तो इस वजह से क्या होता है, जितने भी प्रोविजंस थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सारे के सारे जम्मू कश्मीर में लागू कर दिए थे। देखो इसमें डिफरेंस क्या है, लोगों को लगता है कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होगा, ऐसा नहीं था। ऑल्दो के कॉन्स्टिट्यूशन अपना था, फ्लैग अपना था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का, बट कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजंस थे उन्हीं को JNK के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दिया गया था, एड ऑन कर दिया गया था। बट फिर भी इसको क्लियर कट जो था डिमोलिश करा गया, अबॉलिश करा गया, किसके द्वारा, अबॉलिश कर दिया गया बाय द एक्ट, बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ठीक है। देन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हैज बीन एनेक्टेड, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 2019 में, जो क्या करता है, रेस्ट वाइल स्टेट जो थी जम्मू एंड कश्मीर की, उसको 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर देता है। वन इज नेमली बिकम द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द अदर इज यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहाँ से आया है, बहुत सारे सोर्सेज से निकल के आया है। अब देखते हैं कैसे निकल के आया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है, बोरो करता है बहुत सारे प्रोविजंस कहाँ से, दूसरी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन के, और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो प्राउडली ये प्रोक्लेम करते हैं, अक्लेम करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन फ्रेम्ड आफ्टर ransacking ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब ये बहुत प्राउडली बोलते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है बहुत सारे लोगों की बात वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के उनके उसके बाद इसको बनाया गया है। देन द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसका क्या था, एक उसको बहुत ज्यादा एक्सटेंट मिला था जिसको डिराइव किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। फिलोसफिकल पार्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का उसको क्या बोला था, देखो यहाँ से हमने याद रखनी है चीजें कि जो हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट है, ठीक है, कौन सा पार्ट है हमारा स्ट्रक्चर, ये जो हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हम बोलते हैं कि कहाँ से ड्राइव किया है। स्ट्रक्चर पार्ट जो है ज्यादातर ड्राइव किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहीं से क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। देन उसके बाद बोलता है फिलोसफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो फिलोसफिकल पार्ट है, स्ट्रक्चर पार्ट हो गया, दूसरा कौन सा पार्ट है, फिलोसफिकल पार्ट। ये कहाँ से, इसको क्या है, फंडामेंटल राइट, ये कौन बनाता है, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये कहाँ से मिला है इनको, ये हमने लिए हैं अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। यानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट उठाया है, देन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने DPSPs का कंसेप्ट जो है वो उठाया है। देन उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्ट की। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पॉलिटिकल पार्ट हमने कहाँ से लिए, तो पॉलिटिकल पार्ट यानी कि कैबिनेट कैसे होगी हमारी, जो रिलेशन है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के वो कैसे होंगे, ये हमने लिए हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। ये कहाँ से लिए हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। द अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम, और जो बाकी के प्रोविजंस हैं जैसे हमने कहाँ से लिए हैं, कनाडा से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, जर्मनी से है, USSR से है,
फ्रांस से है, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सो ऑन। ठीक है, तो बहुत बार जो है ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ भी जाती है, तो फंडामेंटल राइट हैज बीन राइट फ्रॉम द विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिंपली ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से पार्ट से लिया है। ठीक है, ये तो आपको इजी क्लियर हो गया ना कि फिलोसफिकल पार्ट कौन सा है, पॉलिटिकल पार्ट कौन सा है बनता है, स्ट्रक्चर पार्ट कौन सा है। बट ये सारी चीजें जो है इनके क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, तो इन सारी चीजों को हमने क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, देन उसके बाद हम बोलते हैं द मोस्ट profound influence and material source of the constitution is the government of India Act 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हम बात करते हैं फेडरल स्कीम की, जुडिशरी की बात करते हैं, गवर्नर्स की बात करते हैं, एमरजेंसी पावर्स की बात करते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारे प्रोविजंस जो है ये हमने कहाँ से लिए हैं, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ हमारे क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं। तो ठीक है, तो ये किसके साथ चलते हैं, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के साथ। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम इसमें देखो बॉरोड फीचर्स कौन से हैं, ये नेक्स्ट टेबल दिया है, हम वहां पे भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, जस्ट अ मिनट, इन द एंड ऑफ द देख ही लेते हैं पहले कौन से कहाँ से दिए हैं, उसके बाद बाकी चीजें देखेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं आई थिंक वो हमें नहीं छोड़नी चाहिए, बाकी धीरे धीरे चलता जाता है, क्योंकि बोरिंग में से क्वेश्चंस बनते हैं, एसएससी में बनते हैं, जेकेएसएसबी वाले पूछते हैं, देन अदर जो एग्जाम कंडक्टेड एजेंसीज हैं वहां से पूछे जाते हैं। यस, तो सोर्सेज और फीचर बोरोड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने कौन से फीचर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की जब हम बात करते हैं तो हमने क्या लिया है, फेडरल स्कीम, फेडरल स्ट्रक्चर अभी हमने देखा, गवर्नर की हमने बात करी, जुडिशरी देखी, देन पब्लिक सर्विस कमीशन देखा, इमरजेंसी पावर्स, एडवाइजरी जुडिक्शन, ठीक है, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ठीक है, तो ये हमने कहाँ से देखी थी, ये हमने सारी की सारी कहाँ से ली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ली है। देन द नेक्स्ट वन इज द, अब हम देखते हैं नेक्स्ट फीचर्स हमने कहाँ से लिए हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से देखो हमने बोला था कि हमारे पास क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स है, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, कैबिनेट सिस्टम है, प्रेरोगेटिव रिट्स हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं और बाइकैमरलिज्म है। ये सारे कंसेप्ट हमने कहाँ से उठाए हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए हैं। दो के फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, judicial review, impeachment of the president, removal of Supreme Court and High Court judges, and the post of Vice President has been contained from the US Constitution। ये सारी चीजें हम जैसे जैसे हम आगे आगे पढ़ते चलेंगे अलग अलग चैप्टर्स में, वहां पे भी क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, देन द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपीज लिए हैं, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा है ना, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स, तो वो भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इलेक्शन कैसे होगी प्रेसिडेंट की, वो मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वो भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देन हमने कनाडा से भी कुछ बारो किया है, तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बारो किया है, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो हमने क्या बोला कि जो फेडरेशन है वो कैसे चलेगी, स्ट्रॉन्ग, उसका मतलब कि सेंटर क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, रेसिड्यूरी पावर सेंटर के पास रहनी चाहिए, स्टेट गवर्नर को अपॉइंट करने की पावर की उसको कौन अपॉइंट करेगा, वो भी सेंटर करेगा। ये सारी चीज़ें हमने कनाडा से लिए। देन उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ लिया है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड,
कॉमर्स एंड इंटरकोर्स जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ली है। बेमायर कॉन्स्टिट्यूशन जो है जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने क्या लिए थे, इमरजेंसी प्रोविजन लिए थे कि किस तरीके इमरजेंसी प्रोविजंस किस हिसाब से कि सस्पेंशन करी जाए फंडामेंटल राइट्स की। तो कितने फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे सस्पेंड हो जाते हैं और कौन से नहीं होते हैं, यहाँ पढ़ेंगे इमरजेंसी वाले चैप्टर में। देन उसके बाद हम बोलते हैं सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर, जिसको आज की डेट में हम रशिया बोलते हैं, वहां से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली है, आइडियल ऑफ जस्टिस ली है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही हमारे पास जो आइडिया ऑफ जस्टिस था वो आया था, और इसी के लिए इसी से हमने क्या किया था, इसी चीज को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड किया था, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल। देन उसके बाद फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन के बाद, मैं थोड़ा गलत बोल दिया, रशियन रेवोल्यूशन के बाद हमने फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडियल ऑफ जस्टिस वहीं से हमने कैप्चर किया। देन उसके बाद क्या किया है, और ये चीज हमारे प्रीएम्बल में भी शो होती है। देन द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक एंड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीजर लिया था अमेंड करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से अमेंड किया जाएगा, और इलेक्शन जो होंगी मेंबर ऑफ द राज्यसभा वो कैसे होगी। जापान से हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी वो हमने अडॉप्ट करी थी फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री, और ये आपको क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। बाकी शेड्यूल कौन से हैं, क्या क्या चीजें हैं, ये आप खुद भी थोड़ा देख सकते हैं, और नहीं तो जब जैसे ये बीच बीच में हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 बाय चैप्टर। नाउ द नेक्स्ट फीचर, शैल वी गो टू, फटाफट से देखेंगे, आप थोड़ा जल्दी करेंगे कवर, कि बहुत लेंथी वीडियो हो गई, थोड़ा सा लगता है, और आप बहुत शॉर्ट में हो तो चीजें समझ नहीं आती है, फिर भी कोशिश करी जाएगी कि आसानी से इसको कवर किया जाए। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या चाहिए, हमें स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए हमारे पास, जिससे हम लोग क्या कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सके, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बोलते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन दैट रिक्वायर्स अ स्पेशल प्रोविजन फॉर इट्स अमेंडमेंट। देन हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की। जबकि हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, दैट इज वन दैट कैन बी अमेंडमेंट इन द सिंपल मैनर, जो ऑर्डिनरी लॉज के जैसे अमेंडमेंट हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल फीचर्स बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट सिंथेसिस ऑफ बोथ। हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, कि ये ना ही रिजिड है ना ही ये फ्लेक्सिबल है, यानी कि इसमें क्या है, इसके कुछ फीचर्स क्या मिलेंगे, हमें रिजिड मिलेंगे, कुछ हमें क्या मिलेंगे, फ्लेक्सिबल मिलेंगे। ऑल्दो कि आर्टिकल 368 जो है वो दो तरह की अमेंडमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है हमारा, कि कौन सा आर्टिकल जो है वो हमें इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो प्रोवाइड करवाता है। तो हमने क्या बोला, आर्टिकल 368। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अमेंडमेंट की बात आए तो हमने इस आर्टिकल को नहीं भूलना है, दैट इज द आर्टिकल 368। अब ये क्या करता है, ये हमें दो तरह की अमेंडमेंट्स प्रोवाइड करता है, जिसमें बोलता है सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, कि कुछ जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनको चेंज किया जाएगा, जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी रहेगी पार्लियामेंट की। अब बारी आती है कि स्पेशल मेजॉरिटी कैसे हो सकती है भाई, तो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। ये कहने का मतलब क्या है, कि जो भी हाउस होगा, चाहे वो हमारा लोकसभा है चाहे हमारा राज्यसभा है, दोनों हाउसेस में एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, और उस पर वो क्या करने चाहिए, वोट करने चाहिए, ठीक है। सेकेंड प्रोविजन ये बोलता है कि कुछ प्रोविजंस को स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट के साथ जो है अमेंड किया जाएगा, और उसमें क्या होना चाहिए, रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए हाफ ऑफ द टोटल सीट, यानी कि कुछ सीट्स में क्या होगा, कुछ केसेस में हमें सिर्फ 2/3 मेंबर्स चाहिए, कितने चाहिए, 2/3 मेंबर्स होने चाहिए, वो प्रेजेंट है, वोट कर रहे हैं, तो वो हम लोग उस लॉ को, जो उस चीज को हम पास आउट कर देंगे। लेकिन कुछ प्रोविजंस में क्या होगा कि हमें क्या चाहिए, हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ द मेंबर, यानी कि हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ द मेंबर क्या हो जाएगा,
टी प्लस, ठीक है, कि जितनी सीट्स हैं उसमें से एक आधी ज्यादा जो है वो बैठेंगे, वो फिर वहां पे वोट करेंगे, उसके बाद उसको चलाएंगे, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं, ठीक है, दोनों किस में आ रही है, स्पेशल मेजोरिटी के केसेस में आ रही है। At the same time, some provisions of the Constitution can be amended only by a simple majority. इसके अलावा कुछ जो provisions होते हैं वो simple majority से ही क्या कर दिए जाते हैं, amend कर दिए जाते हैं। किस तरीके से, जैसे कोई ordinary legislative process हो, और ये जो simple majority से जो चीजें हम लोग amend कर देते हैं वो 368 आर्टिकल के अंडर नहीं आती है। तो यानी कि अगर हम in short बोलें कि आर्टिकल 3, just a minute, आर्टिकल 368 की बात करें तो ये आर्टिकल 368 किसके साथ डील करता है, विद द स्पेशल स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द हाउसेस टू अमेंड द एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर की। अब हम जब बात कर रहे हैं फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेसिस, अब हमें पता है कि जो फेडरल सिस्टम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस तरीके है, तो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इट कंटेन्स ऑल द यूजुअल फीचर्स ऑफ द फेडरेशन, इसमें सारे के सारे फीचर्स हैं फेडरेशन के, जैसे दो गवर्नमेंट है, डिवीजन ऑफ पावर है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिडिटी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और बाइकैमरलिज्म है। हालांकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ क्या है, बहुत सारे यूनिटरी फीचर्स हैं जिनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन फेडरल फीचर्स भी बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ठीक है, तो ये फेडरलिज्म को क्या यूनिटरी फीचर है हमारा। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा यूनिटरी फीचर है। सिंगल सिटीजनशिप क्या शो करता है, यूनिटरीनेस शो करता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन उसके बाद हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है, जुडिशरी क्या है, इंटीग्रेटेड है, सेपरेटेड नहीं है, तो ये भी क्या कर रहा है, हमें यूनिटरीनेस शो करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर, के स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट नहीं चूज कर रही है बल्कि सेंटर चूज कर रहा है, दिस इज ऑल्सो यूनिटरी फीचर। देन ऑल इंडिया सर्विसेज एमरजेंसी प्रोविजंस, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो क्या बताते हैं, हमारे यूनिटरी फीचर्स बताते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल तो है, क्योंकि यहाँ पे दो तरह की गवर्नमेंट्स हमें देखने को मिलती है, कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट, और दूसरी कौन सी आ गई, हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स। देन उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या है, डिवीजन ऑफ पावर्स है, ठीक है, पावर्स डिवाइडेड है हर एक गवर्नमेंट के पास। बोलता है इसी के अलावा अगर हम बात करें तो फेडरेशन भी हैज nowhere he has been used, कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या उसमें टर्म फेडरेशन का यूज हुआ है, ये चीज पूछी जाती है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो टर्म फेडरेशन जो है कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। हालांकि जो आर्टिकल 1 है वो क्या बोलता है, इंडिया को डिस्क्राइब करता है एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। जब हम स्टेट एंड द टेरिटरीज पढ़े, इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 1 क्या बोलता है कि इंडिया, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब करता है इंडिया को एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, जिसका मतलब क्या है, दो चीजें हो सकती है। वन, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बाय द स्टेट, कि इंडिया की जो फेडरेशन है वो इस तरीके से नहीं बनी है कि स्टेट्स के एग्रीमेंट से नहीं बनी है। दूसरा ये है कि किसी भी स्टेट के पास जो है वो राइट नहीं है कि वो फेडरेशन से क्या हो, अलग हो, ठीक है। तो ये दो प्रोविजन आर्टिकल 1 के अंदर रखे गए हैं, इसको यहाँ पे भी क्लियर करते हैं, थोड़ा बहुत हम आगे देखेंगे। दैट इज the Indian Federation is not the result of the agreement of the state, agreement by the state। and दूसरा क्या है कि no state has a right to secede from the federation, ठीक है, कोई भी स्टेट जो है वो यूनियन से अलग नहीं हो सकती। अब देखो इतना बड़ा इंडिया है, अगर जिस हिसाब से इश्यूज क्रिएट होते हैं तो आज तक बहुत सारी स्टेट्स क्या होती हमारे कंट्री से अलग हो चुकी होती, बट नहीं हो सकती ना। अब जैसे JNK का इशू था तो वो नहीं चाहते थे कि 370 हटे, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने हटाया, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके पास क्या है, पावर है, ठीक है। लेकिन अगर जम्मू एंड कश्मीर के पास पावर होती कि वो सेपरेट हो सकती है उनसे, तो वो फेडरेशन से अलग हो जाती, बट उनके पास ऐसा राइट कोई भी नहीं था, ठीक है।
अब इसकी तरह से हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल है फॉर्म में बट यूनिटरी इन स्पिरिट, ठीक है, क्वाजी फेडरल इसको कहा जाता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो नोन एज द क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्दो जो केसी वेरे है वो क्या बोलते हैं, क्वाजी फेडरल इनको किसने बोला है, वह केसी वेरे। देन उसके बाद बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, बार्गेनिंग फेडरलिज्म बाय मॉरिस जोन्स। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा गया है बाय ग्रेवलिन ऑस्टिन। तो ये जो है, जैसे ग्रेवलिन ऑस्टिन ने क्या कहा या केसी वेरे ने क्या कहा, तो ये थोड़े से आप इसको याद रखना है कि जो ग्रेवलिन ऑस्टिन है इन्होंने क्या कहा था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और केसी वेरे ने कहा था क्वाजी फेडरल है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा गया था बाय मॉरिस जोन्स। अब इसके बाद जो आइवर जिनिंग्स है इन्होंने बोला था फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ठीक है, कि ये फेडरेशन तो है लेकिन इसमें क्या है, सेंट्रलाइजिंग पावर है, टेंडेंसी है। तो ये किसने कहा था, आइवर जिनिंग्स ने कहा था। देन द नेक्स्ट फीचर इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है, ठीक है, रेदर देन द अमेरिकन। अगर इसको कंपेयर करें अमेरिका के सिस्टम के साथ, तो अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट हमारे यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो किसके ऊपर बेस है, कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन जो होती है बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच में उसको। अगर आप देखोगे पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड होता है कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे पर्टिकुलरली लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। तो जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो किस पे पर, प्रेसिडेंशियल सिस्टम वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द ऑर्गन्स। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्या कहा जाता है, बेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, कैबिनेट गवर्नमेंट कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम को, नॉट ओनली एट द सेंटर बट ऑल्सो इन द स्टेट, ठीक है। तो हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ पे देखने को मिलता है, हमारे सेंटर में भी और स्टेट्स में भी। अगर हम फीचर्स की बात कर ले, फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया वो कौन से हो सकते हैं, प्रेजेंस हो सकती है नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव्स की, मेजोरिटी पार्टी रूल पता है, ठीक है। देन द कलेक्टिव, अभी इलेक्शंस हुई थी तो क्या था, मेजोरिटी पार्टी रूल की वजह से जो है एनडीए फिर से गवर्नमेंट बना पाई है। देन द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव की, मतलब जो भी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मेंबरशिप जो होती है मिनिस्टर्स की लेजिस्लेचर में, लीडरशिप जो होती है प्राइम मिनिस्टर्स की, स्टेट ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउसेस हो सकती है, लोकसभा या असेंबली की डिसॉल्व हो सकती है। इवन दो द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज लार्जली किसके ऊपर बेस्ड है, ब्रिटिश पार्लियामेंट पैटर्न के ऊपर। हमने अमेरिकन के साथ तो कंपेयर कर लिया, लेकिन हमने ये भी देखा कि हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो रिलेट करता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ। देन इसके बाद बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है, कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, वो क्या है, इंडियन पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेन बॉडी नहीं है जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में होती है। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या इंडियन स्टेट का जो होता है वो इलेक्टेड हेड होता है, जबकि ब्रिटिश जो ब्रिटेन है वहां पे क्यों होता है, उनका हेड मोनार्क होता है, दैट इज द हेरिडिटरी, ठीक है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम वेदर इन इंडिया में हो चाहे ब्रिटेन में हो, रोल जो होता है प्राइम मिनिस्टर का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट कहते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं सिंथेसाइसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ये डॉक्ट्रिन जो है सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट वो जुड़ी रहती है किसके साथ, ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ, जबकि प्रिंसिपल जो होते हैं जुडिशियल सुप्रीमेसी के विद दैट ऑफ द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। देन बोलता है जैसे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो अलग है ब्रिटिश सिस्टम से, उसी तरीके से जो स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का, जो पावर जुडिशियल रिव्यू किसके पास होता है, जुडिशियल रिव्यू की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास इंडिया में। वो क्या होती है, नैरो देन दैट ऑफ, मतलब जो जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका के पास है उससे कम पावर रखी है, वो मतलब कम है किससे, इंडिया के अंदर।
दिस इज बिकॉज जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें क्या चलता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलता है, ठीक है, अगेंस्ट दैट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों है, क्यों हम नैरो बोलते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को अडॉप्ट किया गया है, जबकि अमेरिका के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कंटेन किया गया है। हालांकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क थे वो क्या कर रहे हैं, मिक्सचर ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये क्या करता है, डिक्लेयर करता है पार्लियामेंट्री लॉ को, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, पावर है कि वो क्या कर सकता है, पार्लियामेंट्री लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकता है, दो इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, किसके थ्रू, मतलब जो इसके पास पावर है, देखो पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, कोई लॉ बना है, अब वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है वो कौन दिखा सकता है, सुप्रीम कोर्ट बता सकता है। जहां तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई केस जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तब उसके प्रोविजन चेक करेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से जुडिशियल रिव्यू की मदद से किसी भी कानून को चेक कर सकता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक कर सकता है, ठीक है। देन इसके बाद बोलते हैं इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमें पता है कि इंडिया ने क्या किया है, एस्टैब्लिश किया जुडिशियल सिस्टम को, वो जो क्या है, हमारे यहाँ का जुडिशियल सिस्टम कैसा है, इंटीग्रेटेड है और उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट भी है। तो सुप्रीम कोर्ट टॉप में रहता है और इसके नीचे जो है जितने भी लोअर कोर्ट्स आते हैं, हाई कोर्ट, स्टेट लेवल के जितने भी कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, ये सारे इसके अंडर आते हैं, ठीक है। तो ऊपर हमेशा क्या रहता है, सुप्रीम कोर्ट, देन उसके नीचे जो है अलग अलग हायरार्की जो है कोर्ट्स की वो देखने को मिलती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट अपने अपने डिसीजंस की खुद लेते हैं। तो ये सिंगल सिस्टम है कोर्ट्स का, एनफोर्स करता है दोनों सेंट्रल और उसके साथ साथ स्टेट लॉज को भी, अनलाइक इन द यूएस। जबकि फेडरल लॉज जो होते हैं वो एनफोर्स किए जाते हैं फेडरल जुडिशरी के द्वारा, ठीक है। हम इसी तरीके से बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है उसको क्या माना जाता है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कहा जाता है, गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन कहा जाता है, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमने चीजें याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट इज अ फेडरल कोर्ट, highest court of appeal, guarantor of the fundamental rights of the citizen, and the guardian of the constitution. And the judicial system of India is integrated as well as independent, right? बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो इसको इंडिपेंडेंस देते हैं, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर और जजेस का बताते हैं, फिक्स सर्विसेज बताते हैं के बारे में बताते हैं। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चल जाती है, ये हमें यहाँ से ही पता चल जाती है। जब हम सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें क्लियर कट इसको पूरा चीजें डिटेल में देखेंगे। देन द फंडामेंटल राइट्स, जस्ट फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है, पार्ट थर्ड। फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आते हैं, ठीक है, पार्ट थर्ड में आते हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो किसको दिए हैं, सिटीजन ऑफ द इंडिया को दिए। नंबर 1 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। 19 से 22 आर्टिकल की बात करें, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अंडर आर्टिकल 23 to 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28। एंड देन द कल्चरल एंड एजुकेशन राइट 29 to 30। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज 32। अब बात आती है कि 31 कहाँ गया, तो आर्टिकल 31 वाज द राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। आर्टिकल 30 ओरिजिनली अगर हम बात करें, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, तो 7 फंडामेंटल राइट्स जो थे प्रोवाइड किए गए थे, बट बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है, ये क्या बन गया, एक लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 31 को हटा के, राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300 ए इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है स्टार्टिंग में 7 थे, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी आता था आर्टिकल 31 में, बट क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज में क्या होता था, जब गवर्नमेंट को डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स करने होते थे तो उसमें इनको दिक्कत आती थी, ठीक है। तो लोग चले जाते थे केस करने, तो गवर्नमेंट के कुछ जो प्रोजेक्ट्स होते थे वो रुक जाते थे। इस वजह से इसको इन सबको देखते हुए गवर्नमेंट क्या लाती है, 44th अमेंडमेंट एक्ट लाती है 1978 में, और इन सारी चीजों को ये क्या कर देते हैं,
इसको राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट बना देते हैं अंडर आर्टिकल 300A, ठीक है, जिसको पार्ट 12 के अंदर जो है वो रखा गया है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो किसके लिए बनाए गए हैं? प्रमोट किया गया है आइडिया ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ऑपरेट करते हैं एज ए लिमिटेशन ऑफ द टाइम। मतलब सीधी सी बात है कि ये जो है ये जस्टिसाइएबल होते हैं। तो क्या इनका नेचर देखिए फंडामेंटल राइट का, फंडामेंटल राइट जस्टिसाइएबल इन नेचर that is enforceable by the courts for their violation। अगर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है तो हम लोग कहाँ पे जा सकते हैं? कोर्ट्स में जा सकते हैं, ठीक है। और किसके थ्रू? और सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस में रिट्स भी इशू कर सकता है, ठीक है। और रिट्स जो है वो अलग अलग तरह की होती है, ऐसे नाम ही यहाँ पे बता रही हूँ। और मैंने पहले बोला ये चीजें हम लोग जैसे जैसे चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्लियर होते हैं। रिट्स कौन सी आती है? हैबिस कॉर्पस की आती है, मैंडमस की आती है, प्रोहिबिशन की आती है, सर्जरी आती है और क्यू वारंट आती है, जिसमें राइट्स को क्या कहता है? रिस्टोर किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो पूरी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें कुछ क्या लगती है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। इसीलिए क्या होता है जब इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं हमारे कुछ राइट्स जो है वो हमसे छीन लिए जाते हैं, ठीक है। पहले जैसे सीआरपीसी की सेक्शन 144 लेते थे, आजकल हम बीएस भारतीय सहायिक न्याय की उसकी जो सेक्शन है वो लेते हैं कि इसमें कौन से राइट्स जो चेंज होंगे, ठीक है। देन इनको सस्पेंड किया जाता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जाता। किसको सस्पेंड नहीं किया जाता? आर्टिकल 20 एंड 21 को। क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज दे आर द बोथ राइट्स जो रिलेट करते हैं राइट टू लाइफ और राइट जो होता है हमारे पास जिसमें जो हमें बचाता है किसी डिटेंशन से। डीपीएसपीस की बात करें तो डीपीएसपीस क्या है? एक नॉवल फीचर माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 में आते हैं, ठीक है। डीपीएसपी किस पार्ट में आते हैं? पार्ट 4 में आते हैं। और इनमें क्या होता है? डीपीएसपी में 3 कैटेगरी है, सोशलिस्ट है, गांधीयन है और लिबरल इंटेलेक्चुअल है। ये 3 तरह के जो हमें क्या देखने को मिलता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसीज। इसके अलावा ये किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि एक वेलफेयर स्टेट बनाई जाए, ठीक है। डीपीएसपी किसके लिए जरूरी है? हमारे वेलफेयर स्टेट के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोलता है नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो डीपीएसपीज हैं ये क्या होता है। ये जैसे हमने बोला ना कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसाइएबल है, ये इनजस्टिसाइएबल, ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपने आप में डिक्लेयर करता है इन प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। कंट्री के लिए चलाने के लिए क्या है? फंडामेंटल बेसिक्स बनते हैं। ये ड्यूटी है स्टेट की कि वो इन प्रिंसिपल्स को क्या है? अप्लाई करे लॉज बना के, ठीक है। मॉरल ऑब्लिगेशन लग सकती है इन पे, सेक्शंस लग सकती हैं इनके ऊपर, पॉलिटिकल। और मिनर्वा मिल केस आया था एक 1980 में। कौन सा केस आया था? मिनर्वा मिल केस 1980, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द प्रिंसिपल। तो ये क्या बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक तरह की बेड रॉक है जो क्या करता है? बैलेंस बनाता है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज किसके ऊपर है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फंडामेंटल ड्यूटीज थी? तो नहीं थी। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। फिर ऐसा क्या हुआ कि हमें फंडामेंटल राइट्स की फंडामेंटल ड्यूटीज को एंश्राइन करना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना पड़ा। तो क्या होता है? इमरजेंसी लगती है 1975 से 77 के दौरान जो इंटरनल इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है, लगी होती है। तो क्या होता है? फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
आती है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आई थी? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई थी 1976 में। तो इसमें क्या होता है, ये जो एक कमेटी बनाई जाती है बाय द गवर्नमेंट, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी जो है रिकमेंड करती है कि हमें क्या करना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड करना चाहिए। लेकिन इसके बाद क्या होता है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 2002 में, ठीक है। कौन सा एक्ट आता है? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है 2002 में, जिसमें 2 और फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया जाता है। तो सिंपली अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको याद रखें तो क्या होता है कि इमरजेंसी लगती है 1975 में 77 तक नेशनल इमरजेंसी लगी होती है। और इस दौरान क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, एक स्वर्ण सिंह कमेटी बनाती है, और ये जो कमेटी है ये रिकमेंड करती है कि आप क्या करो, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर दो। तो इसके बेसिस पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 जब लाई जाती है तो फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया जाता है। दो और फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि करी गई थी बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। अब पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल, एक ही आर्टिकल है इसमें, 51A, ठीक है, जिसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो 11 है तो इट मींस के पहले कितनी थी, टाइम टू टाइम इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है प्रेजेंटली हमारे पास? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिसमें कौन सी है, रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, प्रमोट द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंगस्ट द पीपल, एंड टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंपोजिट कल्चर एंड सो ऑन। इस तरीके से बहुत सारी ड्यूटीज जो है वो रखी गई। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली है क्या, ये बताई गई हैं सिटीजन्स के लिए है, जबकि आप राइट्स तो एंजॉय करते हो, बट यू ऑल्सो हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट द ड्यूटीज ऑफ द कंट्री, क्या आपकी आप कंट्री के लिए कौन सी ड्यूटीज बनती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ साथ जिस तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिसाइएबल है, ये भी क्या होती है, नॉन जस्टिसाइएबल है, ठीक है। देन उसके बाद हम बोलते हैं सेकुलर स्टेट। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, वी ऑल नो दैट। इसका मतलब क्या है, कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन जो है, जो ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इंडियन स्टेट का, ठीक है। इंडियन स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। प्रियम्बल में वर्ड सेकुलर इंक्लूड हुआ है, और बहुत सारे लोग जो है इसका गलत इंटरप्रिटेशन इसकी करते हैं, तो हमने सिंपली याद रखना है, इंडिया हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, ठीक है। फॉलोइंग प्रोविजंस जो है इसमें क्या बताते हैं, जो क्या बताते हैं, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन रिवील द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट। टर्म सेकुलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें ऐड की गई है, करी गई है बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो इसी वजह से इसको क्या बोला था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। देन द प्रीएम्बल सिक्योर टू ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। तो देखो ये क्या बोलता है, प्रियम्बल बोलता है कि सारे के सारे सिटीजन ऑफ इंडिया के पास क्या है, लिबर्टी है, फेथ की, वर्शिप की। तो ये यहाँ से भी हमें पता चलता है। इसके अलावा हम बोलते हैं द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी। तो स्टेट जो है वो किसी भी पर्सन को बीच में भेदभाव नहीं कर सकती, ठीक है। किसी को भी ये नहीं बोल सकती कि हम आपको इक्वलिटी नहीं देंगे, कहाँ पे नहीं देंगे, बिफोर द लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, यानी कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी किसी के लिए भी मनाही नहीं है, ठीक है, सबके लिए है। That is a fundamental right. State shall not discriminate against any citizen on the ground of religion. फिर हम बोलते हैं सेकुलरिज्म कहाँ से पता चलता है हमें, बाय द आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या है कि स्टेट जो है वो किसी भी सिटीजन के साथ धर्म के बेसिस के ऊपर भेदभाव नहीं कर सकती। देन आर्टिकल 16 इसी मैटर्स में, ठीक है, कोई भी जो है आपसे क्या नहीं छीन सकता, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं छीन सकते, यानी कि स्टेट शेल हैज टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द सिटीजंस इन मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि सारे पर्सन जो है उनके पास फ्रीडम ऑफ कंसाइज है, ठीक है, एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, के उनके पास पूरा का पूरा राइट है कि हर कोई अपने मजहब को, अपने धर्म को क्या कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, चला सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, ठीक है, आगे भी बढ़ा सकता है, ठीक है, कोई भी पर्सन, ठीक है, अपने अपने रिलीजन को। एवरी रिलीजियस डोमिनेशन और इट्स
सेक्शन शैल हैव द राइट टू मैनेज इट्स। हर एक सेक्शन के पास जो है वो अपना एक राइट है कि वो क्या करे, अपने रिलीजियस अफेयर्स को सिक्योर करे, ठीक है, मैनेज करके चले। तो ये बात कौन बोलता है, आर्टिकल 26, ठीक है, दीज आर द फंडामेंटल राइट्स। देन द 27, आर्टिकल 27 के किसी को भी कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो टैक्स पे करे, कोई भी टैक्स पे करे अपने पर्टिकुलर रीजन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद किसी भी तरह के रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं दी जाएंगी, उन खास करके उन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जिनको कौन चलाता है, स्टेट चलाती है, जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम बोलते हैं या फिर वो इंस्टीट्यूशन जो जिनको गवर्नमेंट के द्वारा एड मिलती है, वहां पे किसी भी तरह के धर्म का प्रचार, पर्टिकुलर रिलीजन का प्रचार नहीं कर सकते, ठीक है। देन उसके बाद हम बोलते हैं आर्टिकल 27 आ गया। देन उसके बाद बोलते हैं आर्टिकल 29 के हर एक सेक्शन जो है, कोई भी सेक्शन जो है, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन हैव द राइट टू कंजर्व, कि कोई भी सेक्शन जो है सिटीजन की, उनके पास क्या राइट है कि वो अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके। जितनी माइनॉरिटीज हैं उनके पास राइट है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उनको चला सकते हैं अपनी मर्जी से। बाय द आर्टिकल 30 स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर ऑल इट्स यूसीसी, आर्टिकल 40 फॉर मोर बार न्यूज में रहता है, आर्टिकल 44 दैट इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि वो क्या करे, सिक्योर करे सारे सिटीजन्स को बाय प्रोवाइडिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब वेस्टर्न कंसेप्ट सेकुलरिज्म का, उसमें सेपरेट पूरी तरीके से सेपरेशन है रिलीजन और स्टेट के बीच में, लेकिन जो नेगेटिव कंसेप्ट है सेकुलरिज्म का वो एप्लीकेबल है इंडियन सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी क्या है, मल्टी रिलीजियस है। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें पॉजिटिव कंसेप्ट रखा गया है सेकुलरिज्म का, दैट इज द इक्वल रिस्पेक्ट गिवन टू ऑल द रिलीजन्स और प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि या कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि सेकुलरिज्म, जो सेकुलरिज्म है वो क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तुम्हारे यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अबॉलिश करता है पूरे सिस्टम जो होता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, उसको उन्होंने पूरे तरीके से खत्म करा हुआ है। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं एससी और एसटी के लिए क्या है, रिजर्वेशन है, तो वो टेम्परेरी बेसिस पे, ताकि उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिले। फिर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है, हमें पता है कि पहले जो मतलब कि ब्रिटिश के टाइम्स पे हमें जो फ्रेंचाइजी थी वो कुछ ही लोगों को मिली थी, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद क्या हुआ कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दी गई, जिसमें हर एक सिटीजन को क्या बोला गया कि वो वोट कर सकते हैं। वोटिंग एज जो थी वो स्टार्टिंग में ओरिजिनली 21 थी, जबकि ओरिजिनली 21 फिक्स करी गई थी 1989 में, और उसके बाद क्या होता था 1989 में सॉरी हाँ, फिर 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आती है 1988 में, और उसके बाद एज जो है वो रिड्यूस कर दी जाती है, कहाँ तक बोले 21 से 18 साल तक की जो एज है वो बना दी गई है। द वोटिंग एज वाज रिड्यूस टू 18 फ्रॉम 21। अब इसी के साथ साथ हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन जो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वाज अ बोल्ड एक्सपेरिमेंट। जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी बनानी है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा, वो क्या एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी, गरीबी भी बहुत ज़्यादा, सोशल इनइक्वालिटीज हैं, ओवरवेलमिंग इलिटरेसी है। और ये यूएएफ क्या बनाता है, ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी डेमोक्रेसी को ब्रॉड बेस्ड बनाता है, ठीक है, इंडिया से डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट इज द सिंगल सिटीजनशिप। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल तो है, यहाँ पे ड्यूअल पॉलिटी तो चलती है सेंट्रल स्टेट्स में, लेकिन ये प्रोवाइड करता है सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया के जो सिटीजन है उनको सिंगल सिटीजनशिप ही रहने, रिस्पेक्टिव के वो किस स्टेट में बॉर्न हुए हैं, जहाँ कैसे भी हैं, उनको सिंगल सिटीजनशिप ही मिलेगी। देन तो उसके बाद हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट बॉडीज। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। अब इंडिपेंडेंट बॉडीज कौन सी है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्क वर्क बोलते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। सबसे हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, जो कि आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है कि क्या ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है या अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, क्यों रखी गई है, ताकि फेयर और फ्री इलेक्शंस हो, पार्लियामेंट में फेयर तरीके से इलेक्शंस हो, ठीक है। देन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया,
ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम कैग बोलते हैं, ताकि ऑडिट कर सके अकाउंट्स को। क्यों ऐसा था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के, ताकि इसको क्या बनाए, इसको एक्ट एज ए गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स के, लोगों के जो कंट्री का पैसा है उसके ऊपर ये क्या करे, बिना किसी भेदभाव के उसको ऑडिट करे और इसमें लीगैलिटी जो टर्म्स है उनको पूरा फाइंड आउट करके रखे। देन यूपीएससी किसके लिए बनाई गई थी कि एग्जामिनेशन किया जाए ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, तो वो भी क्या होना चाहिए, फेयर मीन्स पे होनी चाहिए, और सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल। इसी तरह से यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीएससी बनाई गई, ठीक है। स्टेट पीएससी और ऑल्सो इंडिपेंडेंट बॉडीज। देन द नेक्स्ट वन इज द, इसी तरीके से बहुत सारी बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशन शोज इंडिपेंडेंस। कॉन्स्टिट्यूशन देखना पूरा देखभाल करता है इन बॉडीज की इंडिपेंडेंस की, जिसमें क्या है, कैसे कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे इनकी इंडिपेंडेंस बना के रख सकता है। बहुत सारे प्रोविजन है जिसमें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, फिक्स सर्विस कंडीशंस है, एक्सपेंसेस हैं जो इनके ऊपर लगाए जाते हैं, expenses being charged on the consolidated fund of India और बजट। नेक्स्ट विच इज इमरजेंसी प्रोविजंस। अब इमरजेंसी प्रोविजंस की अगर हम बात करें, इमरजेंसी प्रोविजंस जो है बहुत सारे इलेबोरेटिव वे से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं, जिसमें प्रेसिडेंट को बोला गया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जो आ जाती है तो वहां पे रोल किसका बन जाता है, प्रेसिडेंट का बन जाता है। ऐसा क्यों रखा गया था कि ताकि कंट्री को क्या बनाए रखे, उनके सेफ गार्ड प्रोवाइड किए जा सके, उसकी सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी जो है कंट्री की वो ना सके बनी रहे। कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी तरह की इमरजेंसी दी है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की इमरजेंसी दी गई हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं, अब जो अलग अलग आर्टिकल के अंदर देखते हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360, ठीक है। 365 भी है, ठीक है। देखो, एंड आपने सबसे पहले याद रखना है, सबसे पहले 3 तरह की इमरजेंसी कौन सी है, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी की बात कौन करता है, आर्टिकल 352 जो है बात करता है नेशनल इमरजेंसी की, जो किसके बेसिस पे लगाई जाती है, जब कोई वॉर होगी, जब कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, बाहर से कोई हमला कर देगा, जहाँ पे अंदर से कोई हमला कर रहा है, इंटरनल है, जहाँ पे कोई आर्म्ड इमीडिएट है, उस केस में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। देन स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी को क्या बोला जाता है, प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर, कॉन्स्टिट्यूशन ये कब लगाई जाती है, स्टेट इमरजेंसी जब कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाती है, यानी कि किसी स्टेट की गवर्नमेंट अगर कोई अच्छे से काम नहीं कर रही है, या फिर वो डायरेक्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की उसको फॉलो नहीं कर रही है, तो उस केस में स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। अब दोनों केसेस में अगर कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर है मशीनरी का, यानी कि गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर पा रही, तो वो 356 के अंडर लगेगी। लेकिन अगर डायरेक्शंस नहीं मान रही है, फिर उस पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा रहा है, तो वो किसके अंडर आएगा, अंडर आर्टिकल 365, ठीक है। फिर लास्ट इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो किसके बेसिस पे लगती है, अगर थ्रेट हो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, यानी कि हमारे पास पैसा ना बचे, तो हमारे क्या लगा सकते हैं, 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहती है, टोटल पूरा कंट्रोल किसका रहता है, सेंट्रल का रहता है, और फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है यूनिटरी वन में, बिना फॉर्मल अमेंडमेंट, बिना किसी अमेंडमेंट को करे हुए। देन द 3 टाइप गवर्नमेंट, हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 3 तरह के इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो याद रखना है, वो क्या है, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, ओरिजिनली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या था, ड्यूल पॉलिटी थी। ओरिजिनली क्या थी हमारे पास, ड्यूल पॉलिटी थी, ठीक है। बट फिर क्या होता है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आती है 1922 में, जिसमें क्या होता है, थर्ड टायर गवर्नमेंट ऐड किया जाता है, दैट इज लोकल, ठीक है। किसी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको ऐसा नहीं सर देखने को मिलेगी। 73rd अमेंडमेंट क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट में पंचायत को पावर देता है अंडर पार्ट 9 एंड टू एडेड न्यू शेड्यूल 11 टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम शुरू हो जाता है हर एक स्टेट के अंदर। देन उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ, ठीक है। फिर उसकी तरह से सिमिलरली 74th अमेंडमेंट एक्ट आता है 1992 में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन होते हैं म्यूनसिपैलिटीज की, जिसमें 9A पार्ट ऐड किया था, शेड्यूल 12 होता है, और इसमें म्यूनसिपैलिटीज
तीन तरह की म्यूनसिपैलिटीज बनाई जाती है, जिसमें नगर पंचायत बनाई जाती है ट्रांजिशनल एरियाज के लिए, म्यूनसिपल काउंसिल बनाई जाती है स्मॉलर अर्बन एरियाज के लिए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनाई जाती है लार्जर अर्बन एरियाज के लिए। देखो जो बच्चे ना सिंगल एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलरली तो मैं जेकेएसएस की बात करती हूँ, जो दूसरी स्टेट की गवर्नमेंट में भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें देखो ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन रहे हैं कि पंचायती राज सिस्टम कब इंक्लूड हुआ था, 73rd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, क्या ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था, नहीं था। The municipalities are the original part of the original constitution. No, how they can be added by the 73rd Amendment Act and 74th Amendment Act. कब आई थी? 1992 में बनी थी। पंचायत जो थी उसमें कौन से पार्ट 9 में आया था, 9A में म्यूनसिपैलिटीज को रखा गया, शेड्यूल कौन सा रखा गया, 11 रखा गया। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी इसी का एक हिस्सा है। ये आती थी 2011 में, क्या किया गया, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगे, क्या करेंगे, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस जो है वो दिया जाता है किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। हालांकि कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज पहले दे दी, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इट मेड द राइट टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का जो राइट है वो क्या है, क्या एक फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल है। आर्टिकल 19 बोलता है कि आप क्या कर सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हो। फिर इसमें क्या किया गया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए एक डीपीएस भी इसके अंदर आर्टिकल 43B जो है वो इंक्लूड किया गया बाय द अमेंडमेंट। ठीक है। देन उसके बाद क्या किया गया, 9B ए में तो हमारे आगे म्यूनसिपैलिटीज, 9B में हमने क्या डाली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज डाली, जो डील करता था आर्टिकल 243ZH से लेके ZD तक। ठीक है, ये आ गया कंट्री के अंदर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्रिटिसिज्म कैसे हुआ, क्रिटिसिज्म बहुत सारी चीजें, बॉरोड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला गया इसको, ठीक है। फिर वो बोला द क्रिटिक्स क्या बोलते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें कुछ भी नया जो ओरिजिनल नहीं था, क्योंकि ये बोरो किया गया था, बैक ऑफ बोरोइंग है, हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन है, पैच वर्क है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को मिला के एक डॉक्यूमेंट बना दिया गया। क्रिटिसिज्म जो है वो अनफेयर और इलॉजिकल है ये वाला, बट फिर भी इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किया गया था। ठीक है। वाइल आंसरिंग द वर्ब क्रिटिसिज्म, इस क्रिटिसिज्म को देखते हुए BR अम्बेडकर जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग, बोला वन लाइक्स टू आस्क वेदर देयर आर can be anything new in the constitution framed at this or in the history of the world. More than 100 years have rolled over when the first written constitution was drafted. तो ये उनका कहना था, उन्होंने क्लियर कट बोला था, ये कहना क्या था उनका गलत था। Then a carbon copy of the 1935 Act, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये कार्बन कॉपी है उसकी, बट ऐसा नहीं था। ठीक है। देन इसके बाद हम बोलते हैं कुछ प्रोविजन वहां से लिए है उसके लिए, लेकिन जो अच्छे प्रोविजंस थे उसको हमने क्या किया था, इनटेक किया था, बाकी हमने नहीं था। अब अन इंडियन और एंटी इंडियन, क्रिटिसिज्म के मुताबिक ये क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या था, ये एंटी इंडियन था। ठीक है। इसमें क्या उन्होंने बोला कि इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल ट्रेडिशन एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया। तो इसमें ये बोलते हैं कि जो फॉरेन नेचर थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो इसको क्या बनाती है, अनसूटेबल बनाती है, इंडियन सिचुएशंस के हिसाब से अनवर्केबल है इंडिया में। तो इसमें के हनुमंत जो के मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कमेंट करते हैं कि हमें म्यूजिक, वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ वीणा और सितार बट हियर वी हैव द म्यूजिक ऑफ इंग्लिश बैंड। तो यहाँ पे इन्होंने भी ये कहा है कि ये जो है हम वीणा या सितार की मतलब कि हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चाहिए था, लेकिन ये हमें इंग्लिश फॉरनर्स के थ्रू जो है उनका जो प्रोविजन है उसके हिसाब से बनाया गया, बट ऐसा नहीं था। ठीक है। क्रिटिसिज्म करने वालों की अपनी अपनी चॉइसेस है, वो जैसे मर्जी करे। अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया क्यों, क्योंकि इसमें एक फिलॉसफी जो और आइडियल्स जो थे महात्मा गांधी के, जिनको ठीक है वो इसमें मेंशन नहीं थे क्योंकि उनका क्या क्या मानना था, उसमें वैसी कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज नहीं थी। एलिफेंटियन साइज बोला गया क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्कि है, डिटेल है, बहुत सारे अननेसेसरी एलिमेंट्स भी इसमें डाले गए हैं। मैन पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, कि सारे लॉयर्स बैठ के इसको बना रहे हैं, बाकी किसी को नहीं मिला। ठीक है।
देन उसके बाद हम बोलते हैं सिमिलरली बहुत सारे लोग जो थे उसको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर। देखो पार्ट 1 ऑफ पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गाइडेंस, ये जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर होती चले जाएंगी। ठीक है, विद दिस टुडे वी कंप्लीट द लेक्चर चैप्टर about the series that we run through the polity series by I'm Lakshmikant. Hope you can understand. और जो भी डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन में डाल दिए। So do like, share and subscribe. Have a nice day.